स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। समीर, 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 तुम हो कि कभी मेरी बात नहीं सुनते? मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात। हाँ। अगर तुम मेरी प्रॉब्लम समझो, हम अपनी प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तुम हो कि कभी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते। समीर, 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 समीर आगे बोलो। समीर उठो। हाँ जानवी, जानवी, जानवी क्या हुआ? मुझे अच्छा एक मिनट बताओगी मुझे क्या हुआ? काम डाउन। हाँ मैं सुन रही हूँ। मुझे समीर का क्या कह रही हो तुम? व्हाट? समीर का क्या? बोलो जल्दी बोलो। समीर का खून हो गया। व्हाट? एक औरत नींद की हालत में ऐसे जागती है कि खुद को संभाल नहीं पाती। ऐसे में उसकी नजर पड़ती है खून में लथपथ अपने पति की लाश पर। जाहिर सी बात है कि वो बदहवास होगी, लेकिन ऐसे में वो अपने आप को क्यों इसका जिम्मेदार मान रही थी? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की यह घटना यूपी की राजधानी लखनऊ से शुरू होती है और फिर इस घटना के सिरे यूपी के कई बड़े शहरों में दिखाई देते हैं। गौरतलब बात यह है कि उस रात उस घर में आखिर हुआ क्या था? आखिर इस दंपत्ति के जीवन में इतना भयानक मोड़ कैसे आया? क्या वास्तव में उस महिला ने अपने पति की हत्या की थी या फिर इसके पीछे किसी तीसरे का हाथ था, या ये सारा मामला कुछ और ही था? यकीन मानिए, जब इस हकीकत के पर्दे खुलेंगे तो ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो सबको हिलाकर रख देगी। क्या है वो सच्चाई? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज वारदात। समीर का खून हो गया। जानवी शट अप, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, मेरी बात सुनो। लाश के आसपास की किसी चीज को हाथ मत लगाना। बस अपना सामान पैक करो और निकलो वहां से। मैं रमेश को भेजती हूँ, वो 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ठीक है? लेकिन दीदी समीर मर चुका है जानवी, तुम समझ रही हो? मेरे निकलने से पहले तुम दोनों का झगड़ा शुरू हो चुका था और मेरे आने के बाद कोई घर पे नहीं आया। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबसे पहले पुलिस को तुम पे शक होगा, इसलिए मेरी बात सुनो, सामान पैक करो और निकलो वहां से। और हाँ, अपनी दवाई रखना मत भूलना, तुम्हारी ये भूलने की आदत फंसा देगी तुम्हें। जस्ट लीव।
मैडम, प्रेरणा जी आ गई। हाँ, मेरे बैग में मैं देती हूँ। मैडम, प्रेरणा जी आ गई। हाँ, दीदी। बाहर। जानवी, ये सब कैसे हो गया दीदी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ला, बिट्टू मुझे दे दे। बिट्टू? नहीं दीदी, बिट्टू नहीं, बिट्टू मेरे साथ रहेगा। जानवी, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। तू अभी इस हालत में नहीं है कि अभी तू इस नन्ही सी जान का ख्याल रख सके। मैं जानती हूँ तुम बिट्टू से कितना प्यार करती हो जानवी। मैं जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कहती। तुम्हारी भूलने की बीमारी की वजह से तू बिट्टू को नहलाते नहलाते सो गई थी। हाँ, अगर उस दिन समीर वक्त पर नहीं आया होता तो आज बिट्टू हमारे साथ नहीं होता। मेरी बात मान ले जानवी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी इसका। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है ना। हाँ? नहीं, पर दीदी, बिट्टू अभी इतना छोटा है, इसे अपनी माँ की जरूरत है। मैं कैसे दे? कैसी माँ की जानवी? कैसी माँ की? वो माँ जिसके ऊपर उसके पति के खून का इल्जाम है, जो जेल से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागेगी, जिसका बाप मर चुका है। अरे कम से कम इस छोटी सी जान के बारे में तो कुछ सोचो। तुम्हारी भूलने की आदत की वजह से अगर इसे कुछ हो गया, भगवान ना करे, तो किसे दोष दोगी तुम? हाँ, इसे मेरे पास छोड़कर जाए, ये सुरक्षित रहेगा मेरे पास। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है जानवी, पर मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। और रमेश आएगा तुमसे मिलने, 10 दिन हफ्ते में आएगा हमेशा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो उसे बता देना। और जानवी, अपनी दवाई जरूर लेना, कोई कमी हो तो वो और ले आएगा, समझी? जी। लाओ तो। मेरा बच्चा, जानवी, अपना ख्याल रखना। जानवी, अपना फोन मुझे दे दे। फोन क्यों? पुलिस तुम्हें इस फोन के जरिए ट्रैक कर लेगी। मैं रमेश से कहूंगी वो तुम्हें नया नंबर ला कर दे दे, ठीक है? जी। दवाई लेती रहना। हाँ जी। एक ही रात में जानवी की पूरी दुनिया बदल कर रह गई थी। पहले उसने अपने घर में अपने पति को लाश के रूप में देखा और फिर उसे अपने बच्चे से बिछड़ना पड़ा। और अब वो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहां है और कहां जा रही है। इस मुसीबत के वक्त पर अपनी बहन पर भरोसा करके उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कल क्या हुआ था उसका होश नहीं, आगे क्या होने वाला था उसकी खबर नहीं। सामने था तो बस एक धुंधला वर्तमान। जानवी जी, अब मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। और प्रेरणा जी ने तो कहा ही है कि आपको यहाँ पर 1 से 2 महीने तक रुकना पड़ सकता है। हर हफ्ते में मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ आस पड़ोस में किसी से ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा। और हाँ, एक काम वाली बाई आ जाएगी जो कपड़ा, बर्तन, खाना वगैरह कर दिया करेगी। हाँ, ये कोई अगर इमरजेंसी आए तो इस नंबर पे फोन कर दीजिएगा। और प्रेरणा जी ने जो कहा है, दवाई टाइम पे खा लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी।
नमस्ते दीदी। आज पहले दिन ही देर हो गई क्योंकि वो पड़ोस में विनीत बाबू है ना, उनका बच्चा बहुत रो रहा था, इतना परेशान कर रहा, दूध भी नहीं पी रहा था। तो ये जो बच्चा रो रहा है वो पड़ोस के घर में है? जी। तो उनकी पत्नी घर पे नहीं है क्या? उनका 2 महीने पहले ही देहांत हो चुका है। ठीक है, पहले आप इस घर की सफाई कर दीजिए। हाँ दीदी ठीक है। सुनिए, वो बच्चा काफी देर से रो रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए ले सकती हूँ प्लीज? जी आजा बेटा, आजा आजा आजा। नहीं रोता। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? जी शुक्रिया। जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। नहीं, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अच्छा, वो जो आपको छोड़ने आए थे वो आपके पति हैं? देखिए, अगर आप सच में मेरा धन्यवाद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझ में एक एहसान कर दीजिए। प्लीज मेरी जिंदगी के बारे में कभी कुछ मत पूछिएगा। जी बहन जी, क्या चाहिए? अब मुझे वो बहन जी, वो तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं बाद में आती हूँ। हाँ? जानवी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? जानवी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ चाहिए था आपको? हाँ, कुछ तो लेने आई थी मैं यहाँ। आप मुझे बताइए, मैं मदद कर देता हूँ आपको। जानवी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी, घबराइए मत, मैं हूं विनीत। आप यहाँ पे क्यों सो रही हैं? पानी का इंतजार कर रही थी तो दवाई खाई और पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। कौन सी दवाई खाई आप? कुछ नहीं, बस वो सर दर्द की दवा है और कुछ नहीं। अच्छा, आप अंदर चलिए, मैं पानी लेके आता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। देरी तो नहीं हुई मुझे आने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइए। ये लीजिए। परेशान तो नहीं कर रहा था ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सॉरी, ये आपकी दवाइयाँ। नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मुझे दवाई का नाम बता दीजिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, ले आऊंगा। जी ठीक है। ये मैं अभी लेके आता। जी। हेलो, हाँ रवि। हाँ विनीत, बोल। यार एक छोटा सा काम था। हाँ बोल ना। अरे एक दवाई है, मेडिकल स्टोर पे मैं गया तो वो बोले कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, तो तू बना देगा ना? हाँ। ये है कोई ऑक्सी। क्या? ये कौन सी दवाई तूने बोली अभी? ये तो कोई नॉर्मल दवाई नहीं है। आर यू श्योर?
ये तो मेंटल पेशेंट्स को क्रिटिकल कंडीशन में दी जाती है। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह तुझे कॉल करता हूँ। हाँ, ओके बाय। जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी। क्या बात है विनीत जी, आप परेशान लग रहे हैं। जानवी जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये दवाई आपको दे कौन रहा है? मतलब आप कुछ जानती हैं इस दवाई के बारे में? विनीत जी, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानवी जी, ये दवाई आपकी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, आपको बीमार करने के लिए दी जा रही है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं विनीत जी? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ जानवी जी। ये दवाई आपको वही आदमी देता है ना जो हर हफ्ते अगर है कौन वो आदमी? आपका पति? बस कीजिए विनीत जी, आप कब से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में आप कुछ नहीं पूछेंगे। बहुत हो गया आप। ठीक है, तो मैं उसी आदमी से पूछ लूंगा। खबरदार, खबरदार, आपने किसी से भी कुछ भी पूछा, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे बारे में कहीं से भी किसी से भी कुछ भी तहकीकात करें। जानवी जी, आप कौन है ये आदमी? आपका पति है ना? विनीत जी, बहुत हो गया, चले जाए मेरे घर से, मैं कुछ नहीं चाहती। जानवी जी, आप बहुत गलत। विनीत जी प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करी, प्लीज यहाँ से चले जाइए। जानवी जी, आप समझने की कोशिश। विनीत जी प्लीज यहाँ से चले जाइए। रुकिए जानवी जी। विनीत जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बकवास है? मेरी दवाई वापस दीजिए। देखिए जानवी जी, आपके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या, लेकिन कोई तो है जो आपको धोखा दे रहा है। बस कीजिए विनीत जी, बहुत हो गया। आप कुछ भी बिना सोचे बिना समझे मेरी जिंदगी के बारे में ये सब क्या बकवास है? देखिए जानवी जी, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए तो सही अपने परिवार के बारे में। विनीत जी देखिए, आप ना अपनी हद पार कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाइए। जानवी जी, मेरे चले जाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। देखिए, हमें बैठकर बात करनी होगी। आप मुझे अपने अतीत के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चिंटू, मैं भी आती हूँ। चिंटू, विनीत जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ कि आपको मेरी जिंदगी के बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी जी, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए विनीत जी, आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो आपके बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है किसी वजह से नहीं किया, कोई रिश्ता बनाने के लिए नहीं किया। जानवी जी, आप मेरी बात। विनीत जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चिंटू को लीजिए और यहाँ से चले जाइए। हेलो, मैं जानवी बोल रही हूँ। रमेश जी हैं? जानवी जी, आपने दवाई खा ली है ना? हाँ।
मैडम, रमेश, रमेश आ गया। रमेश, खोल क्यों नहीं रहा? जानवी जी, अरे जानवी जी, ये क्या हो गया आपको? जानवी जी, आप, अरे जानवी जी, जानवी जी, हुआ क्या है? आप बताइए तो सही। क्या बताओ मैंने? क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? क्यों? जानवी जी, आपको पता है कि मैं आपके बारे में क्यों जानना चाहता था? क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आप एक साजिश का शिकार हो रही हैं। मतलब? उस दिन आपकी दवाई की सच्चाई जानने के बाद मैंने उस आदमी का पीछा किया जो आपसे मिलने आता था, आपके लिए दवाइयां लेकर आता था। कहना क्या चाहते हैं? मैंने उस आदमी का लखनऊ तक पीछा किया। उसने अपनी गाड़ी एक आशियाना नामक इलाके में रोकी। उसके बाद एक औरत आई उससे मिलने की, उम्र में शायद आपसे बड़ी होंगी। फिर वहां पर एक दूसरा आदमी आया, उनके हाथ में एक बच्चा भी था जो उस तस्वीर में है। समीर जिंदा है? जानवी जी, आखिर बात क्या है? मुझे आप साफ साफ बताते क्यों नहीं है? ये आदमी आपका पति है? नहीं विनय जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। समीर जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी। समीर जी, जानवी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने उस आदमी को देखा और वो जिंदा है। वो जिंदा कैसे हो सकता है विनय जी? मैंने खुद अपने हाथों से उसे मारा है। वो कैसे जिंदा हो सकता है? मैंने खुद उसकी लाश। नहीं जानवी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। देखिए जानवी जी, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसी की मौत की सजा से बचने के लिए इतने दिनों से यहाँ छुप कर बैठी हुई हूँ। वो जिंदा कैसे हो? जानवी जी, आप प्लीज अंदर चलिए। आप आइए प्लीज। जानवी जी, आप जानवी जी, समीर दीदी के साथ? समीर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मेरा बिट्टू। जानवी जी, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, आप संभालिए अपने आप। देखिए, ये सही मौका नहीं है, हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेकिन जानवी जी, इसलिए मैं कह रहा था कि आप मेरे साथ मत आइए। देखिए,
आप अपने आप को संभालिए, मैं कुछ करता हूँ। बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या हुआ? कुछ पता चला? बोलिए ना कि क्या पता चला? जी वो अब बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज बताइए। जानवी जी, हाँ? आप एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश का शिकार हुई हैं। देखिए, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? वो आपकी दीदी ने आपके खिलाफ FIR लिखवाया है। क्या? मेरे खिलाफ? उन्होंने कहा कि आपने अपने पति समीर को नशीली दवाई देकर बेहोश किया और उनके ड्राइवर रमेश के साथ भाग गई। क्या? ये सब झूठ है। मैं रमेश के इसीलिए साथ गई थी क्योंकि दीदी ने भेजा था उसे मुझे पिक करने के लिए। दीदी ने तो कहा था कि उसके उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वो सुबह उठी तो उन्हें बिट्टू अपने घर के बाहर रोता हुआ मिला, और जब वो उसे लेकर आपके घर पर पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक चाबी वाले को बुलाकर जब दरवाजा खुलवाया गया तो देखा कि आपके पति समीर अंदर बेहोश पड़े हैं। बेहोश? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? और मैंने समीर को उस हालत में, उसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी थी। लाश नहीं, उन्हें नशीली दवाई देकर बेहोश किया गया था। और जब आपको ढूंढने की कोशिश की गई तो पता लगा कि आप रमेश के साथ भाग गई हैं। मैं गई थी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, दीदी ने ही कहा था कि रमेश के साथ आ जाए, इसीलिए मेरा। देखिए, इस वक्त सच्चाई वही है जो आपकी दीदी ने बताई। उनके मुताबिक जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई तो पुलिस ने भी यही बताया कि आपको यूपी के अलग अलग शहरों में देखा गया है रमेश के साथ, और उस वक्त आपके साथ बिट्टू नहीं था। हाँ, बिट्टू हमारे साथ नहीं था, ये सही है, क्योंकि मैं खुद दीदी के पास उसे छोड़ के गई थी। लेकिन दीदी ने कहा था कि मैं बिट्टू का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, बिट्टू मेरे साथ रहेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं जानवी जी, आपने जो फोन छोड़ा था ना, उस फोन में आपके और रमेश की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं पुलिस को। दीदी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। देखिए जानवी जी, मुझे लगता है कि आपकी दीदी का मकसद सिर्फ बच्चे को हत्याना या आपका वहां से चले जाना नहीं था। वो आपके पति समीर को हासिल करना चाहते थे। जी, 2 दिन बाद वो शादी करने वाले हैं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी समीर के पास जाऊंगी, उसे सब सच नहीं बताऊंगी। जानवी जी, नहीं। मुझे अभी समीर से जानवी जी, ये संभालिए अपने आप। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई हैं। आपकी दीदी ने कोई कोना खाली नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने आपके पति को यकीन दिला दिया है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। आपको क्या लगता है कि अब आपके मुंह से सच सुनकर उनका ख्याल बदल जाएगा? इसके लिए जरूरी है कि वो खुद आपकी दीदी के मुंह से सच सुने, और ये इतना आसान नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस? आपको क्या लगता है कि पुलिस आपकी बातों पर यकीन करेगी? उन्हें भी यही लगेगा कि अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपने घर वापस जाने के लिए आप ये मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। आपकी दीदी के पास आपको और रमेश को लेकर बहुत से सबूत हैं कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी सफाइयां देते देते। कि जानवी जी, संभालिए अपने आप को। जानवी जी, एक रास्ता है। क्या? वो ड्राइवर रमेश, हाँ, अगर वो मिल जाए तो बात बन सकती है। आपके पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ एड्रेस? हाँ, एक नंबर तो दिया था उसने, जब भी जरूरत पड़ती थी तो उसी नंबर से उससे बात करती थी। हाँ।
इसी में मैंने वो नंबर, हाँ ये रहा, ये उसने मुझे नंबर दिया था, शायद इससे हमारी कोई मदद हो जाए। हेलो, कौन? हेलो जी नमस्ते। रमेश से बात हो सकती है? रमेश जी तो अभी है नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आएंगे तो बता दूंगा। अच्छा ये नंबर हाँ शॉप का जी। आप शॉप के एड्रेस बता दीजिए, मैं शाम को वहीं पे आके मिल लेता हूँ। पुराने पुल के पीछे, दुकान नंबर 4। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, कुछ पता चला? रमेश से तो बात नहीं हुई, लेकिन बात बन सकती है। हेलो, शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कौन बोल रहा है? दीदी। जिंदा है? तुम चौंक क्यों गई मेरी आवाज सुन के? हाँ, मैं जिंदा हूँ। अच्छी प्लानिंग की ना तुमने, लेकिन तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। पर अब मुझे मेरा बिट्टू वापस कर दो। बिट्टू? अगर ना दो तो रमेश तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे पुलिस को बता देगा, और अगर विश्वास ना आए तो बात करवाओ रमेश से। क्या चाहती क्या हो तुम? मिलना चाहती हूँ, और वो भी 20 मिनट में। और कोई होशियारी नहीं है, अगर होशियारी की तो रमेश को लेकर सीधे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ही पहुंच जाऊंगी, और समीर को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ओके? मैं आती हूँ। प्रेरणा, सॉरी। तुम परेशान क्यों दिख रही थी? नहीं तो। आप तैयार हो गए? अच्छे लग रहे हो। थैंक यू प्रेरणा। प्रेरणा, आई एम सॉरी। मैं अपनी शादी इतनी धूमधाम से नहीं कर पा रहा हूँ। आई नो, हर लड़की का एक सपना। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हम ये शादी बिट्टू की भलाई के लिए कर रहे हैं, है ना? एंड आई प्रॉमिस, मैं बिट्टू को एक माँ की कमी कभी नहीं महसूस होने दूंगी। थैंक यू सो मच प्रेरणा। मैं सोच रही थी शादी से पहले एक बार मंदिर हो आऊं। हाँ बिल्कुल यार। तो फिर मैं डायरेक्ट आपसे कोर्ट में मिलूंगी बिट्टू के साथ। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। I'll manage। आप जाइए, फटाफट काम खत्म करके मुझसे कोर्ट में मिलिए। बिट्टू की बॉटल भी रखनी है। बिट्टू, बिट्टू कहाँ है? तुम बिट्टू को कहाँ छोड़ के आई हो? देखो, मुझे मेरा बिट्टू वापस कर दो, वरना सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी। तुम्हें क्या लगा था जानवी कि मैं ऐसे ही तुम्हें अपना प्लान बर्बाद करने दूंगी? हाँ, बिट्टू दे दूं तुम्हें? अरे तुम्हारा बिट्टू ही तो मेरे और तुम्हारे पति के बीच की दूरियों को मिटाएगा। अच्छा, और किसी को पता कैसे चलेगा?
ये मुंह खुलेगा तब ना। जानवी, बिट्टू, मेरा बच्चा। आखिर क्यों किया तुमने ये सब? क्या चाहिए था तुम्हें? तो क्या करती मैं? हाँ, कितना प्यार करती थी मैं समीर से, पर इसने तुम्हें पसंद कर लिया। कितनी बार शादी के बाद भी मैंने इसे इशारे किए, इसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे कभी कोई मौका नहीं दिया। तो क्या करती मैं जानवी? क्या करती? इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इतनी मेहनत से प्लान किया था तुम्हें फंसाने का, तुम्हें नशीली दवाइयां दे देकर बीमार किया ताकि तुम्हें भूलने की आदत हो जाए, और ऐसा ही हुआ। तुम लोगों के झगड़े बढ़ गए। उस रात भी मैंने तुम दोनों को नशीली दवाई के बहाने बेहोश किया। तुम्हारे मैंने ये रमेश के साथ मैंने अश्लील फोटो खिंचवाई, समीर के मरने का नाटक रचा, और तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम रमेश के साथ यहां से भाग जाओ। फिर क्या, बस मैं दूसरे दिन ये बच्चा लेके घर पहुंच गई तुम्हारे, दरवाजा खुलवाया, सारे खून और चाकू के दाग मिटाए, और उसके बाद जो मैंने नाटक किया है वो अब सच्चाई बन गया। बस अब और नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मेरी बारी है। तुम्हें क्या लगा कि प्लानिंग सिर्फ तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं? इस बार प्लान भी मेरा था, जाल भी मेरा, और निशाना सिर्फ तुम। थैंक यू समीर, तुमने जानवी को एक मौका दिया अपनी बेगुनाही साबित करने का। नहीं विनीत, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए विनीत, वरना इस औरत की वजह से हमारा बसा बसाया घर उजड़ जाता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस औरत को। समीर, एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बहनें एक दूसरे का सहारा होती है, बहनें एक दूसरे के लिए त्याग करती, लेकिन ये कैसी बहन थी जिसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब जुर्म इंसान के दिमाग में घर कर लेता है तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। अपनी खुदगर्ज चाहत के लिए प्रेरणा को अपनी बहन का घर बर्बाद करने में जरा भी झिझक नहीं हुई, बल्कि उसने बड़े ही ठंडे दिमाग से इतना भयानक षड्यंत्र रच दिया, और जब जरूरत पड़ी तो अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश भी की। जानवी और समीर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरणा को आईपीसी धारा 120B के तहत, और जानवी पर जानलेवा हमला करने के लिए प्रेरणा और ड्राइवर रमेश को आईपीसी धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इतना सब कुछ सहने के बावजूद जानवी ने हार नहीं मानी और हर मुसीबत का डटकर सामना किया। आखिरकार उसने अपने पति और अपने बच्चे को वापस पा ही लिया। हमें तारीफ करनी होगी विनीत जैसे इंसान की भी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के महज इंसानियत के नाते जानवी का हर मोड़ पर साथ दिया और एक हंसते खेलते परिवार को टूटने से बचा लिया। इस पूरी साजिश का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है वो गलत दवाई जो प्रेरणा जानवी को महीनों से खिला रही थी, और जानवी भी बिना उसके बारे में कुछ जाने उसे ले रही थी। ये जानवी की तरफ से एक बहुत बड़ी असावधानी थी। अगर जानवी ने उस दवाई के बारे में अपने डॉक्टर से या केमिस्ट से सलाह ली होती तो वक्त रहते बच सकती थी। रिश्तों में भरोसा करना जरूरी है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें यह सबक देती हैं कि हमें सावधान रहना भी जरूरी है। यूपी को क्राइम फ्री बनाने के लिए हम सभी को मिलकर मुजरिमों को कानून के हवाले करना होगा, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।